नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। क्या बॉलीवुड सरकार और संघ के दबाव में है? अब ये बात किस लिए आई है? दरअसल इसकी शुरुआत तो वैसे इस हफ्ते के इस महीने के शुरू में बल्कि 6-7 तारीख को जब आरएसएस का एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ था, तब बॉलीवुड के कई कलाकारों को, निर्देशकों को, निर्माताओं को संघ के कार्यक्रम में मौजूद देखा गया था। उसकी खबरें आई, तस्वीरें आई, वीडियो आए। तो तभी होनी चाहिए थी लेकिन इस तरह की चीज़ों पर अमूमन कम बातें होती क्योंकि ग्लैमर की इंडस्ट्री है और ग्लैमर की ही खबरों पर बात होती है। मगर कल से एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त रूप से आप कह सकते हैं कि वायरल हो रहा है। दरअसल ये टीवी 9 भारतवर्ष का वीडियो है, जिसमें एंकर तापसी पन्नू से कुछ सवाल कर रहा है। तो वहाँ पर जो इस चैनल पर 5 एडिटर्स बैठकर जो है कलाकारों से या जो भी मेहमान होता है उससे बातें करते हैं। तापसी पन्नू की एक फ़िल्म आने वाली है 80 जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। तापसी पन्नू से पूछा गया कि आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? और वहाँ पर 2 तस्वीरें लगी हुई थी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। अब बहुत शोर हुआ, तालियां बजी कि भाई इस सवाल का जवाब मतलब हर कोई जानना चाहता था। और जिस तरह से तापसी पन्नू या अनुभव सिन्हा या जो उनकी टीम है, उनका जो एक वैचारिक झुकाव है वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर तापसी पन्नू ने बहुत चौंकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सिलेक्ट किया। अब वहां पे खूब तालियां बजी, शोर हुआ, लेकिन इसके बाद ट्विस्ट ये आया कि तापसी पन्नू ने जवाब देकर पीछे हटते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि भाई मुझे अभी इस देश में रहना है। ये जो है लाइन जो थी ये इस वक्त जो है ज़बरदस्त रूप से मतलब चर्चा में आ गई है उनकी ये बात जो उन्होंने कही, क्योंकि वो होता है कि कहानी में ट्विस्ट, तो कहानी में ट्विस्ट जैसा मामला जो है वो तापसी पन्नू ने ला दिया। अब इसके बाद तरह-तरह की बातें हो रही है सोशल मीडिया में कि जो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस देश में रहना है। जैसे कि आप जानते हैं तापसी पन्नू बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्होंने अब शादी कर ली है और डेनमार्क के एक खिलाड़ी से उन्होंने शादी की थी जो इंडिया में कोच भी रहे हैं बैडमिंटन के। तो अब हालाँकि अब दोनों साथ में रहते हैं, कभी डेनमार्क रहती हैं, कभी यहाँ रहती हैं। मगर उन्होंने कहा कि अभी मुझे इंडिया में रहना है और इसीलिए उन्होंने ये भी अपना बता दिया कि मैंने इसीलिए मोदी जी को अपना जो है फ़ेवरेट या पसंदीदा राजनेता बताया है। तो अब इसको लेकर जो है काफ़ी माहौल गर्म है, थोड़ा-सा बातें हो रही है, क्या इस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या तापसी पन्नू ने तंज कसा है वो जो कह रही हैं कि मुझे इस देश में रहना है तो करना ही होगा मतलब ज़बरदस्ती है। तो इसके बाद में ये सारे सवाल उठने लगे कि क्या बॉलीवुड एक तो पहले ये बात थी कि धीरे-धीरे हमने बॉलीवुड को 2 खेमों में बँटते हुए देखा है, ख़ास तौर पर 13-14 और उसके बाद से और अब तो काफ़ी हद तक जो है वैचारिक लड़ाई जो है या विचारधारा में बँटा हुआ बॉलीवुड भी नज़र आता है। ये चीज़ होने से पहले जैसे मैंने कहा कि 6 और 7 तारीख को मुंबई में जो आरएसएस का कार्यक्रम था वहाँ जिस तरह से बॉलीवुड के सितारे नज़र आए और कुछ लोगों ने वहाँ से निकलने के बाद में मीडिया में बाइट्स भी दिए। उस प्रोग्राम में सलमान खान भी नज़र आए थे पहले दिन और जो संघ के प्रमुख हैं आरएसएस के प्रमुख है डॉक्टर भागवत उन्होंने मंच से सलमान खान का नाम भी लिया और कहा कि भाई युवाओं पर देश के उनका बड़ा प्रभाव है, ख़ास तौर पे जिस तरह से उनका फैशन सेंस और उनके सिनेमा की उन्होंने बातें की। तो लोगों का ये कहना है कि आज से अगर 20 साल पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम होता, तो आपको फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं संघ के कार्यक्रम में देखने नहीं मिलते हैं। और इसी के बाद ये बात उठने लगी कि क्या बॉलीवुड के ऊपर पहले तो सरकार का प्रभाव जो है वो धीरे-धीरे दिख ही रहा था, जिस तरह से सिनेमा पिछले कुछ वर्षों में बदला है और फिर अब ये है कि क्या संघ का भी एक प्रभाव या दबाव जो है कहीं न कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री पर आने लगा है। तो ये जो है थोड़ा-सा इसके ऊपर चर्चाएँ अब हो रही है और जिस तरह से जो संघ का कार्यक्रम था उसमें जो लोग नज़र आए बॉलीवुड के उसमें हालाँकि बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ लोगों को देखकर इन लोगों को, क्योंकि सिनेमा जो है वो आप बना रहे हैं उससे खुद ही जो है काफ़ी कुछ जो है पता चल जाता है। हालाँकि सलमान खान को लेकर ये है कि भाई कहा जाता है कि संघ और भाजपा में भी बहुत सारे लोगों की इस बारे में 2 राय है कि भाई बुलाना चाहिए था उन्हें या नहीं बुलाना चाहिए था। तो जो भी समाज और राजनीति की स्थिति वो हम सबके सामने बहुत क्लियर है। तो सलमान खान थे वहाँ, रणबीर कपूर थे, अब रणबीर कपूर रामायण में नज़र आने वाले हैं। उनकी फ़िल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी वहाँ थे, मोहित सूरी, सुभाष घई, ओम राउत जिन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, महावीर जैन प्रोड्यूसर हैं, विक्रम मल्होत्रा,
प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लंबे समय से बने हुए हैं, हेमा मालिनी तो सांसद हैं, पूनम ढिल्लो, ये सब जो है 7 फरवरी को प्रोग्राम था। 6 और 7 नहीं बल्कि 7 और 8 के कार्यक्रम थे। तो 7 तारीख को ये नजर आए, फिर दूसरे दिन अक्षय कुमार, विकी कौशल, करण जौहर, अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, रूपाली गांगुली, विनीत कुमार सिंह, मधुर भंडारकर डायरेक्टर, प्रीतम और रवि दुबे जो एक्टर हैं, ये तमाम लोग जो है आरएसएस के कार्यक्रम में नजर आए। अब इसमें तरह तरह की चीजें कि भाई ये एक राजनीतिक या वैचारिक झुकाव है और इन लोगों ने अपना वहां पर बताया कि ठीक है, हम इस विचारधारा को मानते हैं या इसको हमारा सपोर्ट है या जो भी चीजें। कई लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अगर इनवाइट आया है तो जाना चाहिए। तो जैसे सलमान खान का मामला, सलमान खान के बारे में तो कहा गया कि उनको स्पेशली जो है डॉक्टर भागवत ने खुद फोन करके कहा था और सलमान खान स्वाभाविक है बिल्कुल, जब इतना बुलावा आता है तो जाना चाहिए। मगर कई लोगों का कहना है कि अगर खान तिकड़ी जो बॉलीवुड की उसमें से एक खान नजर आता है तब भी 2 तो नहीं गए वहां पे। तो ये इस तरह की पॉलिटिकल चीजें जो हैं अब सामने दिख रही हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो लोग गए, तो एक तो जो वहां पर चाहे उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता या उस विचार की तरफ झुकाव कहिए, कई लोगों का ये कहना था क्योंकि भाई बीजेपी सरकार में है और संघ जो है मातृ संस्था है उनकी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके केस फंसे हुए हैं तो उनको जाना ही है। जैसे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया गया, तो शिल्पा शेट्टी जो है जो उनके हस्बैंड हैं वो कुछ मामलों में फंसे हुए हैं। करण जौहर जो है वो आधार पूनावाला, जिनको उन्होंने अपनी कंपनी आधी बेची है, तो आधार पूनावाला जो है कई मौकों पर प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, तो माना जाता है कि भाई एक झुकाव है। और करण जौहर भी जिस तरह से अब उनकी फिल्में अब बॉलीवुड में नहीं चल रही और उनका जो सिनेमा बनाने का स्टाइल था वो काफी हद तक जो है अब दर्शकों के बीच में आकर पिट रहा है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक नई जमीन तलाश कर रहे हैं। बॉलीवुड से हम देखते हो अक्षय कुमार, उनकी वैचारिक जो है, उनकी वैचारिकता जो है पूरी तरह से सबको समझ में आती। कंगना रनौत और अक्षय कुमार ने जिस तरह से खुलकर शुरुआत के समय से बीजेपी को सपोर्ट किया है, जो या जो सरकार के जो काम रहे हैं उनको सपोर्ट किया, तो कंगना तो आज जो है वो सांसद बन चुकी हैं। अक्षय कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि उनको टिकट ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस तरह से ये चीजें जो है जो नजर आ रही हैं कि अब जो है बॉलीवुड के ऊपर भाजपा का और संघ का जो है वो धीरे धीरे असर जो है बढ़ता जा रहा है। और ये बात इसलिए भी कही जा रही कि जैसे साल 2014 से ही, जब से भाजपा यहाँ सरकार में है केंद्र में, मतलब अपने एनडीए जो है उनको लीड करती बीजेपी, उसके बाद से खासतौर पर जिस तरह से सिनेमा में चेंजेस आए हैं, जिस तरह का बदलता हुआ सिनेमा दिखाई दिया है, जिसमें आप कहिए कि जिसको मोटे तौर पर जो कहा जाता है कि भाई जो राष्ट्रवादी सिनेमा है, या फिर कई लोग राष्ट्रवादी से भी अलग एक एजेंडा किस्म का सिनेमा बनता है, उसकी भी बात की जाती है। तो ये जो सिनेमा बन रहा है, तो लोगों का कहना है कि भाई वो सरकार के प्रभाव से ही बन रही है इस तरह की चीजें। और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें चाहे ऐतिहासिक फिल्मों भी जिस तरह से अचानक एक उभार दिखा है कि राष्ट्रीय नायक जो हैं उनकी कहानियां जो हैं वो पर्दे पर आना चाहिए, तो राष्ट्रवादी सिनेमा, ऐतिहासिक किरदारों का सिनेमा, खास तौर पे जिसमें ऐसे ऐतिहासिक नायक जो हिंदू प्राइड से जिनको जोड़ा जा सकता है, जो एजेंडा फिल्में हैं। तो उरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में जो है इन्होंने तो बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की। लास्ट ईयर आर्टिकल 70 भी जो चली, लेकिन कुछ फिल्मों के चलने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं हाँ जी, आप लिख रहे हैं अजय देवगन भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अभी जो शतक नाम की एक फिल्म आने वाली है, आरएसएस का ये 100वां वर्ष है, वो अपनी 100वीं जयंती मना रहे हैं, अपनी स्थापना के 100 वर्ष हो गए हैं। तो उसमें अजय देवगन की आवाज है, उस ट्रेलर को आप देखेंगे तो अजय देवगन का भी झुकाव ऐसा है। मतलब अब बॉलीवुड में क्लियर तरीके से ये दिखने लगा है कि भाजपा का और संघ का एक प्रभाव है, और उसके प्रभाव में न केवल बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हैं, बल्कि उनकी फिल्मों में भी दिखता है। जैसे मैंने कहा कि उरी है, द कश्मीर फाइल्स है, आर्टिकल 370, ये फिल्में चली, लेकिन कई फिल्में नहीं भी चली हैं। तो अब इसको लेकर भी वाद विवाद है। जैसे पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बनी थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी, मगर वो नहीं चली। एक लंबी सूची है, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अजय देवगन थे इसमें। फाइटर जैसी फिल्म बनी, वो नहीं चली। लास्ट ईयर बंगाल फाइल्स आई थी, द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद में। उदयपुर फाइल्स बनी थी, द साबरमती रिपोर्ट बनी, वीर सावरकर पर जो है फिल्म बनाई जिसमें रणदीप हुड्डा थे, वो खुद भी प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर थे। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में जो है बनी। धाकड़ जैसी फिल्में कंगना रनौत नजर आई, मैदान जैसी फिल्म बनी। वो फिल्में जो राष्ट्र को लेकर भावनाएं जगाती हैं, ये फिल्में पहले 14 से पहले जो है इस तरह का सिनेमा
इक्का दुक्का कभी दिखाई देता था। लेकिन इधर के बरसों में आप देखें कि ऐसी फिल्में जो है लगातार एक के बाद एक आती है, और यही सवाल जो है उठाया जाता है कि क्या ये जो है अपनी स्वेच्छा से निर्माता निर्देशक कर रहे हैं, एक्टर उनमें काम कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो है एक तो बैकिंग भी है इस तरह की फिल्मों को, और कहा भी जाता है खासतौर मतलब इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल अब कोई छुपी नहीं कि जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कई बार सरकार के मंत्री या जो अलग अलग राज्यों में चले जाइए तो मुख्यमंत्री नेता जो है वो सपोर्ट में होते हैं, और बाकायदा इस तरह की फिल्मों को जो है देखने के लिए वो अपना लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये चीजें दिख रही, तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बॉलीवुड जो है अब एक पॉलिटिकल तरीके से भी जो है वो चलने लगा है। और कंगना रनौत को आप देखिए, उनके बयान जो है क्योंकि अब तो वो नेता बन चुकी हैं, संसद में है, उन्होंने बार बार कहा है कि जो देश की सरकार है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, उनका कहना है कि बॉलीवुड को गाइड किए जाने की जरूरत है। ऐसे कई बयान आपको कंगना रनौत के मिलेंगे। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार और जो भाजपा है, या अब जैसे संघ का भी ये प्रोग्राम के बाद दिखने लगा है, क्या ये बॉलीवुड को गाइड करने लगे हैं? सवाल ये है। तो अगर ये चीजें इस तरह से गाइड होने लगी, क्रिएटिविटी जो है, तो एक ही तरह का क्या सिनेमा बनेगा, या फिर उस तरह का सिनेमा नहीं बनेगा जो कि किसी भी तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। जैसे 80 के मामले में हुआ, जिस तरह से तापसी पन्नू ने स्टेज पर आके, टेलीविजन के स्क्रीन पर आके जो है अपनी बात कही और एक तंज भी कस दिया है कि मुझे अभी इस देश में रहना है। तो ये बदलाव जो है वो खास तौर पर अब नजर आने वाला है, दिख रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें आपको अधिक नजर आए। अब क्या होता है कि जब बॉलीवुड के मेकर्स जो हैं राजनेताओं से मिलते हैं, सरकार के लोगों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाद में उनके काम में जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही ताजा ताजा ये उदाहरण है। संजय लीला भंसाली जो है, उन किस तरह का सिनेमा बनाते हैं वो हम सभी जानते हैं। हालांकि उन्होंने पद्मावत जैसी फिल्म बनाई है जो एक ऐतिहासिक फिल्म थी, और उनका ग्रैंडर जो होता है, उनका जो सिनेमा होता है, बहुत अलग तरह का होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस 26 जनवरी पर यह थी कि संजय लीला भंसाली को जो 77वें गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें भारतीय सिनेमा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। गणतंत्र दिवस पर झांकियां निकलती हैं, हर राज्य की अपनी अपनी झांकी होती है, और कई बार जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी होती है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था 77 साल में, जबकि भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक झांकी जो है वो निकाली गई थी, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को संजय लीला भंसाली जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और बाकायदा मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर उन्होंने जो भारत गाथा नाम की एक झांकी तैयार की थी, और उसमें आई थिंक श्रेया घोषाल ने एक गाना भी स्पेशली तैयार किया था। तो इसमें जिस तरह से भारतीय सिनेमा के इतिहास को, उसके गौरव को याद किया गया, या जिस तरह जिन लोगों ने क्लासिक फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को आज यहाँ तक पहुंचने के लिए अपना खून पसीना बहाया, तो उनको श्रद्धांजलि भी दी। मतलब कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक मौका था। तो भंसाली जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, बहुत खुशी की बात थी। और उसके बाद में भंसाली ने ये कहा भी कि भाई ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा जो है वो हमारी कहानियों को जो है लोगों तक ले जाने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, अपनी विरासत भी जो है दुनिया को दिखाते हैं। अब ये बात हो गई थी 26 जनवरी की, और बात जो है पूरी हो गई। अब अगले साल कैसे होगा वो देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी की इस परेड के बाद में कल 15 तारीख को संजय लीला भंसाली एक फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं, और ये फिल्म सोमनाथ की गाथा होगी। सोमनाथ का जो भव्य मंदिर है उसकी गाथा होगी। तो अब ये जब वो सरकार के एक जो मतलब झांकी बनी 26 जनवरी की परेड, उसके बाद ये फिल्म अनाउंस होती है। तो इस तरह से जो है कई लोग ये फिर डॉट्स मिलाते हैं कि देखिए आप, क्योंकि निश्चित रूप से सोमनाथ का एक अपना इतिहास है, किस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने उसको बार बार उस पर हमले किए, उसे तोड़ा, उसे बार बार बनाया गया, और आई थिंक अभी 1000 साल हो गए उस पे हमले का। उसका भी जो लास्ट के आखिरी मंथ में ही जो है वो उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था। अब सोमनाथ पर एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं संजय लीला भंसाली। ये फिल्म उन्होंने पहले अनाउंस नहीं की थी। अगर वो पहले अनाउंस कर देते 26 जनवरी की झांकी से पहले, या जिस वक्त जो प्रधानमंत्री सोमनाथ गए थे या उस दौरान, तो ये होता कि ठीक है उनका ये प्लान है। लेकिन उनके इस झांकी में जो है इंडिया फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के बाद में ये अनाउंसमेंट आता है। तो इस तरह की सारी चर्चाएं चल पड़ती कि जो
सरकार जिस तर्ज पर सोचती है या वो चीजें जो लोगों को दिखाना चाहती है, जो चीजें लोगों के सामने लेकर आना चाहती, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसी तरह से जो है काम करने लगी है। धुरंधर देखिए, धुरंधर जो लास्ट ईयर फिल्म आई, अब उसको लेकर जो है तारीफ बहुत ही बढ़िया फिल्म थी सब कुछ। लेकिन एक और चीज आपने गौर की उसी समय, जो रिव्यूज इस फिल्म के अगेंस्ट में आए थे, उनको जबरदस्त रूप से न केवल क्रिटिसाइज किया गया बल्कि अटैक भी किया गया। और आज गया कल में ही मैं शायद अनुराग कश्यप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे धुरंधर का, उनके ऊपर जो अटैक हुआ ये सुनियोजित या मिलजुल कर किया गया अटैक था। तो इस तरह से दोनों चीजें चल रही हैं। एक तरफ जो है अनुराग कश्यप हैं, या दूसरा जो ये 80 बनाई है अनुभव सिन्हा ने, तो एक तो ये लोग हैं जो समाज का सिनेमा बनाना चाहते हैं या जिनका कहना है कि समाज के हक की बात हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो एक खास तरह का धीरे धीरे जो है एजेंडा सिनेमा जिसकी बात होती है। तो क्या बाकी जो लोग इस तरह का सिनेमा नहीं बना रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए हो या जो सच कहने की बात, जो सच कहने का दावा करता है वो, और ये जो दूसरा सिनेमा जो है, जो या तो राष्ट्रभक्ति का है, राष्ट्रवादी सिनेमा है, ऐतिहासिक सिनेमा है, या कभी आगे जाकर वो एजेंडे में भी बदल जाता है, ये धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं बंटवारा जो है इंडस्ट्री में दिखाई देने लगा है। और बड़ी संख्या में मेकर्स और एक्टर्स जो हैं, क्योंकि इसमें ऐसे एक्टर्स भी शामिल हैं जो किसी समय जो है आज जो सिनेमा बन रहा है या आज जो बातें हो रही इसके खिलाफ बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबका साइड जो है वो बदलता हुआ भी नजर आया है। आपको एक चीज मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उस समय इस फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 50 से 60 लोगों ने एक खुला पत्र लिखा था। हालांकि वो बीजेपी का नाम नहीं लिया गया था, न संघ का नाम लिया गया था, लेकिन उसमें ये कहा गया था मतदाताओं से कि आप सेकुलर पार्टी को वोट दें। और स्पष्ट तौर पर उसका क्या मतलब था ये सब जानते थे। पार्टी का उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था और ये कहा गया था कि भाई भारत की छवि जो है दुनिया में एक सेकुलर देश की छवि है, और जिस तरह की राजनीति उभर रही है, मतलब 2014 की बात है कि जिस तरह की राजनीति उभर रही है उससे हमारे जो देश की छवि है उसको खतरा है, या जो देश में धर्मनिरपेक्षता है उसको खतरा है। तो कम्युनल लाइंस की बात हो रही थी कि ऐसी पार्टी को आप जो है वोट न दें, ऐसी पार्टी को बढ़ावा न दें जो लोगों को इस तरह से बांटती हो। लेकिन ये 2014 में हुआ था। अब 2014 में लगभग 60 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, इम्तियाज अली, कबीर खान, नंदिता दास, अदिति राव हैदरी, जोया अख्तर, महेश भट्ट, विशाल भारद्वाज, गोविंद निहलानी, सईद मिर्जा, शुभा मुदगल, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम थे, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया था। अब स्थिति यह है कि वहां से जो शुरुआत हुई थी, अब वो शुरुआत जो है बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बाकी जो आवाजें, विरोध की आवाजें जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई, दबती हुई नजर आ रही। तापसी जैसी एक आध आवाज अगर कभी बीच में आती है तो फिर वो चौंकाती है, फिर वो एक बहस को पैदा करती है। वो कहती है कि भाई ये जो बात कही गई है ये साधारण नहीं, ये तंज है। मतलब बात वही है कि जो डर लगता है वाली बात जो आमिर खान ने कही थी कि मेरी पत्नी को डर लगता है, तो यहाँ तापसी भी कहीं ना कहीं यही कह रही कि भाई अभी हमको इंडिया में रहना है, मतलब हमें डरना है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री की एक अलग सी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं निकल कर आती है और दिखाती है कि अब फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट जो है उसका जरिया नहीं रह गई है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं उससे बात जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी ली है, सिनेमा में दिलचस्पी ली है। वो लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज नाम है वो जब दिल्ली गए हैं तो उन्होंने जाके प्रधानमंत्री से मुलाकातें की हैं, चाहे ग्रुप के रूप में गए हों या इंडिविजुअल भी लोग अगर गए हैं तो उन्होंने भी बाकायदा जाके वहां मोदी जी से मुलाकात की है। तो ये जो है लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी इस बारे में बोल चुके हैं कि फिल्मों को जो है राष्ट्र निर्माण में एक अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और याद है मुझे कि 2019 में जब गांधी जयंती जो 150वीं गांधी जयंती आ रही थी तो फिल्म इंडस्ट्री का एक दल वहां पर गया था, प्रतिनिधि मंडल, और वहां मोदी जी ने सबसे मुलाकात की थी और उसको चेंज मेकर्स मीट कहा गया था। तो उसमें शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम, एकता कपूर, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब लोग शामिल थे। और उसमें उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि भाई आप लोगों को गांधी जी पर फिल्में बनानी चाहिए।
तो कई शॉर्ट फिल्में वगैरह बनी थी, तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो प्रधानमंत्री खुद जो है वो इस तरफ ध्यान देते हैं और वो मानते हैं कि भाई देश के विकास में सिनेमा का योगदान है, देश को किस तरह से वैचारिक रूप से शेप दिया जा सकता है, उसमें सिनेमा का कंट्रीब्यूशन है, जो सांस्कृतिक एकता की भी वो बात करते हैं। तो ये बातें बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन जिस तरह से अब ये दिख रहा है कि सिनेमा जो है एक खास तरह का एक झुकाव लेते हुए नजर आता है, और उसके बाद में न केवल बीजेपी बल्कि संघ के भी कार्यक्रम में अगर जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, तो ये कहा जाता है कि आज की स्थिति में ये संभव है। शायद 15 साल पहले, शायद 20 साल पहले इस तरह से चीजें नहीं हो पाती। तो तापसी पन्नू वाला जो एपिसोड हुआ है, उसके बहाने ये सारी बातें एक बार फिर से निकल कर आई हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। और कहीं ना कहीं अब आप चाहें तो बॉलीवुड को देखते हुए बहुत स्पष्ट रूप से ये भी एक लकीर खींच सकते हैं कि कौन से मेकर्स और एक्टर्स हैं, वो किस तरफ उनका राजनीतिक झुकाव है। अगर दो हिस्से ना भी बना सके तो कम से कम एक बड़ी नंबर्स में आपको ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मिल जाएंगे जिनका झुकाव जो है भाजपा या संघ की विचारधारा की तरफ आपको देखने मिलेगा। तो ये चीजें हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं ये आप जरूर लिखकर बताइएगा।